और वेव मैकेनिकल मॉडल। तो मैंने आपको बताया था, अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया, बोर्स एटॉमिक मॉडल बता दिया, उसके बाद समरफेल मॉडल बता दिया। बोर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या इंट्रोडक्शन किया था, ऑर्बिट का। और समरफेल मॉडल ने क्या इंट्रोडक्शन किया बच्चा, आप लोगों ने देखा समरफेल मॉडल ने इंट्रोडक्शन कर दिया सब सेल का यानी सब ऑर्बिट का। और जो वेव मैकेनिकल मॉडल है उसने इंट्रोडक्शन किया एटॉमिक ऑर्बिटल का। यानी जब वेव मैकेनिकल मॉडल तक हम पढ़ लेते हैं तो क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर तक हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या वेव मैकेनिकल तक पहुंचते पहुंचते कितने क्वांटम नंबर ये डिफाइन करता है। तो याद रखना, स्पिन क्वांटम नंबर को छोड़कर ये 3 क्वांटम नंबर को डिफाइन कर सकता है। और आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली है क्या, ऑर्बिट को बता सिग्निफाइज करता है, सॉल्व किया था हम लोगों ने। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या सिग्निफाइज करता है, सबसेल को। और जब हम लोग एम की बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो वो क्या सिग्निफाइज करता है, एक पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल को। तो कभी कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन से क्वांटम नंबर डिफाइन नहीं होते, तो सीधा उसका आंसर बोलना स्पिन क्वांटम नंबर। इसको कॉपी में और अपने दिमाग में सेट कर लो, बार बार ये क्वेश्चन आता है। अब आपसे पूछा जाए वेव मैकेनिकल मॉडल, सुनना मेरी बात, वेव मैकेनिकल मॉडल होता क्या है। इससे पहले तक जब तक डी ब्रॉगली नहीं आया तो हमने एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या लिया था, पार्टिकल नेचर लिया। और जब किसी चीज का पार्टिकल नेचर है तो आपको पता है उसका मूवमेंट भी फिक्स पाथ में हो गया। तो बोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन जो होता है एक फिक्स पाथ में मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर है। और उस फिक्स पाथ को बोर्ड ने क्या बोला, ऑर्बिट बोला। और उसी चीज को थोड़ा मॉडिफाइड करके समरफेल्ड ने बोला कि अच्छा ऑर्बिट के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसको हम लोग सब ऑर्बिट बोलते हैं, यानी जिसका नाम उसने एसपीडीएफ दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब चीजों के बाद डी ब्रॉगली आया। डी ब्रॉगली ने बोला जिस तरह से लाइट में डुअल नेचर होता है, सुनो मेरी बात अच्छे तरीके से, उसी तरह से छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में भी वेव नेचर होता है। मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों। तो जो वेव मैकेनिकल है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल्स का डुअल नेचर को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन में सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं, इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी होता है। और जब वेव नेचर होता है तो इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ हम सिग्निफाइज नहीं कर सकते। और इसको सपोर्ट किसने कर दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई आप साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ ढूंढ नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होगा वो फिक्स नहीं है, हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में यानी क्लाउड के फॉर्म में। तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में नहीं रहेगा, एक प्रोबेबल पाथ में रहेगा। और उस प्रोबेबल पाथ और स्पेस प्रोबेबल रीजन को हम लोगों ने क्या बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल बोला। तो यानी वेव मैकेनिकल मॉडल ने इंट्रोडक्शन किया था एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक मॉडल बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का। माइंड में सेट। तो थ्योरी क्या है इसका अच्छे से समझो। जो इसका फर्स्ट थ्योरी है देखो, पहला हाइजेनबर्ग क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल it is not possible to determine the precisely the position and momentum of an electron या velocity बोल दो in the atom simultaneously, therefore Bohr's concept of well defined orbit is rule out। यानी इलेक्ट्रॉन को कोई बाउंड्री में हम फिक्स नहीं कर सकते। उसके बाद अब पूछा तो फिर इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में रहता है, तो न्यूक्लियस के फॉर्म में, इस तरह से क्लाउड के फॉर्म में रहता है। तो इंट्रोडक्शन किसका हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल का हुआ। तो एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है मैं पहले बता चुका हूं, इट इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी जो वेव मैकेनिकल मॉडल है उसने प्रोबेबिलिटी फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, यानी सर्टेनिटी को हटा दिया। उसने बोला देखिए कंप्लीट मैं बता नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन कहां है, लेकिन हाँ मैं प्रोबेबिलिटी कर सकता हूं, एज्यूम कर सकता हूं। जैसे आप पॉइंट को टॉस करते हो ना, तो आप फिक्स कर, आप ये नहीं बता सकते हेड ही आने वाला है या टेल ही आने वाला है। आप बताओगे देखो प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, तो 50-50% हम लोग बोलते हैं। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ नहीं होता, हम जस्ट एज्यूम करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस होंगे। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस सबसे ज्यादा होंगे उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और याद करो ऑर्बिटल को हम लोग किससे सिग्निफाइज करते हैं, साई स्क्वायर से। और ये कहां से आया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया था। लेकिन साई से कभी भी, जो मैं बोलता हूं उसको कान खोल के सुना, साई से कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते, साई स्क्वायर से करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर साई की वैल्यू लेंगे तो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, समझना। लेकिन जब हम प्लस या माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव।
आज तक सुने हो प्रोबेबिलिटी को कभी नेगेटिव सुने हो क्या? -50 नहीं। तो जब हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर ले रहे हैं तो कभी भी हम लोग प्लस और माइनस वैल्यू नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ प्लस ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग साई के जगह क्या लेते हैं? साई स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे कि एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किस में करोगे, तो बोलना साई स्क्वायर। तो कोई पूछे क्यों साई में नहीं करोगे, तो तुम बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि साई की वैल्यू हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हो, ग्राफ में बनाऊं तो हो सकता है पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी रहे और नेगेटिव वाई एक्सिस में भी रहे। लेकिन अब नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का भी स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव। इसलिए साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। बार बार पूछा जाता है तो किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है? साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर क्या बताता है? ऐसा प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हो, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ये पहला क्वेश्चन एम्स में, जेईज में आया था कि किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, तो बोलोगे साई स्क्वायर का। किसका नहीं होता है? साई का। क्यों नहीं होता? क्योंकि साई लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आ सकती है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम उसका स्क्वायर लेते हैं, साई स्क्वायर लेते हैं। माइंड में सेट। सबको और बताऊंगा लेकिन छोटी छोटी चीजें। तो जब हम लोग वेब मैकेनिकल मॉडल तक आ चुके तो हम ऑर्बिट के बारे में जान चुके, सब ऑर्बिट के बारे में जान चुके, और अब जब हम पढ़ रहे हैं वेब मैकेनिकल ऑर्बिटल के बारे में जान चुके, यानी एन, एल और एम के बारे में जानकारी आ चुकी। तो कौन सा क्वांटम नंबर डिफाइन नहीं होता श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से? तो बोलना स्पिन क्वांटम नंबर। माइंड में सेट। अब आ जाए क्या इसका मॉडल में क्या क्या बताता है। जो जो मैंने बोला वही चीजें हैं, मैंने रिटर्न में भी लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या बोलता है? दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी बता चुका। दिस मॉडल डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन एज अ 3 डायमेंशनल वेव। 3 डायमेंशन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी लोगे, वाई भी लोगे और जेड कोऑर्डिनेट भी लोगे। ठीक है। इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्लाउड जैसा। ठीक है। It tells that electrons are moving around the nucleus not on a specifically defined path but in a 3 dimensional space, जिसको क्या बोलते हैं? atomic orbital, in which their own occurrence has a certain probability, means their position cannot be calculated with 100% accuracy। यानी कंप्लीट एक्यूरेटली नहीं ढूंढ सकते, सिर्फ हम लोग एज्यूम करते हैं। तो वेब मैकेनिकल मॉडल ने किसको इंट्रोडक्शन किया? प्रोबेबिलिटी फैक्टर को। ये सब लिखते जाना। उसके बाद in this model we generally speak of probability or possibility of an electron with a particular energy being present in a certain region of space around the nucleus. The probability of finding an electron at a particular location is given by the square of the wave function, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? atomic orbital. The probability of finding the electron does not become zero even at a large distance from the nucleus. अच्छा, आपको पता है जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, आपको पता है यहां ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्लोज में ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम दूर भी चले जाएं तो वो कंप्लीटली जीरो नहीं होता, लेकिन टेंस टू जीरो होता है, मतलब बहुत स्मॉल हो सकता है। क्लियर? तो क्या बोला? ऑल्दो इट मे बिकम नेग्लिजिबल, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ बाउंड्री दैट विल इनक्लोज द रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी। यानी इलेक्ट्रॉन का पाथ अगर तुम सर्कुलर और एलिप्टिकल लिख के आते हो तो वो सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ होता ही नहीं है, हम जस्ट एज्यूम कर सकते हैं। इसलिए ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को याद रखना। इवन मॉडर्न फिजिक्स में टीचर इस चीज को पढ़ाता भी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, कि किस तरीके से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ किस जगह पे होता है और कैसे उसका मेंटेन किया जाता है। तो इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे बच्चों, तो आगे आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्लियर? चलिए अब आ जाइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, क्या क्या चीजें हम समझेंगे। पहला, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड, ये बोर्ड्स में भी बोला था। एन एटॉमिक ऑर्बिटल is the wave function of an electron. Whenever an electron is described by a wave function, we say that electron occupies that orbital. ठीक है। The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to psi square, बता चुका। और psi square is known as probability factor, या इसी को हम लोग बोलते हैं probability density।
Okay, from the value of psi square at different point within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where electron will most probably be found. यानी ये जो psi square है ये किसके बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस इस जगह पे ज्यादा होंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर psi square की वैल्यू 0 आ जाए या कहीं पे psi की वैल्यू 0 लिख दे तो समझना उस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है एट नोड्स, नोड्स क्या है, ऐसा प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम, तो नोड पे साई स्क्वायर या साई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो। इसको वीबीआई मार लो। नोड्स एक ऐसा प्लेस है जहां पे साई और साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जीरो, याद रखना। ठीक, इन ईच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनेट एनर्जी, पढ़ा चुका। एंड ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में आपको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। इस तरह से क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अब in multi-electron atom the electrons are filled in various orbitals in order of increasing energy। आपको पता है अबाउ प्रिंसिपल, आगे बढ़ के जाओ, इन्हें सबको एक साथ गैदर कर दिया। The existence of quantized electronic energy level is a direct result of the wave-like properties of electron. Then both the exact position and exact velocity of an electron cannot be determined simultaneously। यानी ये क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। यानी सबसे हाइजेनबर्ग, डी ब्रॉगली, इन सबसे चीजों को समझ के सोडिंगर ने डेवलप किया था वेव मैकेनिकल मॉडल और सोडिंजर वेव इक्वेशन। तो अगर पूछा जाए कि वेव मैकेनिकल मॉडल में किसका इंपॉर्टेंस, किस किस थ्योरी को लिया गया, तो याद रखना उसमें आपका डी ब्रॉगली वेव इक्वेशंस को लिया गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज किया, इन सबको यूज करके फर्दर आगे डेवलप किया गया आपका क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट फीचर पूछे तो आप ये लिख देना। अब सोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है देखो, इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा, खैर बाद में। अब देखो, सोडिंजर ड्राइव्ड एन इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं, ध्यान से कॉपी में लिख लेना, सोडिंगर वेव इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोला मैंने, सोडिंजर वेव इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और इसी को बोलते हैं सोडिंजर 3 डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशन लिया। और अगर कोई पूछे सोडिंजर 1 डायमेंशन तो क्या लिखोगे, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन है और ये 1 डायमेंशन। बार बार इसको लिख लेना कॉपी में, इट इज सोडिंजर वेव इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सोडिंजर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट में भी मैं बताऊंगा, और उसको देखना मैं क्वांटम नंबर से कैसे लिंक करता हूं। आई होप सो ये वाली चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब साई क्या है, अभी बताया था, एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन या वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो। अच्छा ये याद रखना, ये वी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है, याद रखना। और ये ई जो होता है बच्चा, दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी, जो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसको कंफ्यूज मत होना। ये वी क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी, और ई क्या है आपका, टोटल एनर्जी। आ गया, ये किसमें है, कार्टेशियन में है। ठीक है, अब आ जाओ, इसमें क्या स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। जहां जहां क्वेश्चन तो इजीली बनेंगे, कैसे आएंगे वो मैं बताने वाला हूँ, रुक जाओ, पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। सोडिंजर इक्वेशन इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखा, डी स्क्वायर साई, सेकंड ऑर्डर है ना, ठीक है। इट हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। आउट ऑफ इन्फिनाइट सॉल्यूशन ओनली दो सॉल्यूशन आर एक्सेप्टेबल इन विच साई इज कंटिन्यूअस, फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू। उन सॉल्यूशनों में हम उन्हीं वैल्यू को लेंगे जो कंटिन्यूअस हो, फाइनाइट हो और सिंगल वैल्यू हो। When solved with certain restriction called boundary condition, only finite number of solution are obtained। यानी जब हम एक certain इससे सॉल्व करेंगे तो हमें एक फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, और इसका सॉल्यूशन को सॉल्व करना हमारे बुक से बाहर है, बस हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन कॉरेस्पॉन्ड टू द डिफरेंट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और इस सोडिंजर वेव इक्वेशन से जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या करेगा, इट कॉरेस्पॉन्ड टू द डिफरेंट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किस स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन है। यानी अल्टीमेटली हम लोग कहां जाने वाले हैं, क्वांटम नंबर के पास जाएंगे, क्योंकि क्वांटम नंबर ही क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट स्टेट बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा। अब कैसे जाएंगे वो देखो। अब पूछे साई का सिग्निफिकेंस क्या है,
तो क्या बोला, इट गिव्स द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम, मींस लाइक इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी अगर कोई पूछे psi 1s, कभी कभी लिखा रहे psi 2s, तो ये समझ लेना ये किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताता है। इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेव, या आप बोल दो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है, सबसे पहले इसी को बताया था। इन एन एटम इच साई रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल, यानी हर साई, जैसे psi 1s एक ऑर्बिटल है, psi 2s एक ऑर्बिटल है, psi 2p ये ऑर्बिटल है। लेकिन आपको पता है साई के जगह हम लोग क्या लेते हैं, साई स्क्वायर लेते हैं, ताकि कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आए। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब पूछे कि भैया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मेन एम क्या था, तो देखो, द मेन एम ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर प्रोबेबिलिटी अप्रोच। When the equation is solved, it is observed that for some region of space, the value of psi is positive, and for other reason, the value of psi is negative. But the probability must always be positive and cannot be negative. It is thus proper to use psi square in favor of psi. यानी बेटर है कि हम किसको यूज करें, psi स्क्वायर को यूज करें, ना कि psi को। समझ में आया? अब क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए हम लोग ग्राफ आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए। वेट फॉर अ मोमेंट। ये देखिए, ये साई का ग्राफ है और ये इसका। जब हम 1s के लिए करते हैं, उसके बाद जब हम, वेट करो थोड़ा सा, जब हम psi 2s के लिए करते हैं, तो देखो psi और r के बीच में जब ग्राफ है, इसको psi r या r भी लिख सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये रेडियल फंक्शन अभी बताऊंगा इसको। तो ये देखो, इस जगह पे तो वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन इस जगह पे क्या आ गया, नेगेटिव, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। जब इसी का स्क्वायर हम कर दें, तो देखो 2s के लिए ये जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर आ गया, यानी अब हम कहेंगे कि भैया कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो होगा उस जगह पे जो आपका साई का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा पॉजिटिव। तो ये ग्राफ हम नहीं लेते, ये ग्राफ हम लेते हैं। अब ग्राफ कहां टच किया, जिस जगह पे ग्राफ टच करे, तो याद रखना उसी प्लेस को बोलते हैं नोड। समझ में आया? अब देखो 2s में कितने नोड हैं, एक ही जगह ग्राफ टच किया तो 1 नोड। याद करो, नोड निकालने का फॉर्मूला बताया था n-1। तो बोलो 2s के लिए n की वैल्यू 2, 2 - 1 1, प्रूफ हो गया ग्राफ से। 1s के लिए n-1, n-1 मतलब 1 - 1 0, कोई भी नोड है नहीं है। देखो ग्राफ कहीं टच किया नहीं, तो ग्राफ जितने पॉइंट पे टच करेंगे उतने नोड्स होंगे। इस ग्राफ में देखो साई स्क्वायर में एक पॉइंट पे टच किया, यानी ये नोड है। कितने नोड है, ओनली 1। अब मैं बात करूं 3s में, 3s में नंबर ऑफ नोड क्या होता है, n-1, 3 - 1 क्या होता है 2। चेक करके देखो ग्राफ कितनी जगह टच किया, एक एक दो, दो जगह पे, यहां पर भी दो जगह पे टच किया। ये देखो एक और एक दो, तो कितने, यानी ग्राफ जहां पे टच करे, जिस जगह पे एक्स एक्सिस को, ये जो एक्सिस दिख रहा है टच करे, उतने ही नोड्स होंगे। ये देखो प्रूफ हो गया। इसको तुम ग्राफ से प्रूफ करो, इसको तुम फॉर्मूला से प्रूफ करो, या किसी भी तरीके से आप प्रूफ कर लो, आपको दिख जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ग्राफिकल दे देते हैं, तो घबराने की बात नहीं, जिस भी जगह टच करे उतने नोड्स काउंट करके देख लो। ये देख लो, आगे समझ में। अब थोड़ा सा आ जाओ, ये देखो यहाँ पे 1s में एकदम न्यूक्लियस के पास है, कोई नोड्स नहीं। ये देखो ये खाली जगह दिखी, याद करो बताया था, ये क्या है, नोड। अब मैं 3s में बात करूं, एक ये और एक ये, कितने नोड्स हो गए, दो नोड। यानी इस तरीके से फिगर बनाओ, ग्राफ का फिगर बनाओ, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से नोड्स निकाल के आ जाओगे। माइंड में सबका सेट? बिल्कुल, यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने बताया था। साई मतलब इलेक्ट्रॉन को उसने कैसा ट्रीट किया, वेव जैसा। और आपको पता है वेव को ट्रीट करने के लिए आपको तो फंक्शन चाहिए होता है, तो उसने उसको साई आर या साई 1s साई 2s करके रिप्रेजेंट किया। माइंड में सेट? अब जैसे थोड़ा सा और आ जाओ, अब मैं बात करूं 2s का। ये देखो यहाँ पे, अब बताओ, ये मैंने इस जगह पे मैंने लिख दिया, सपोज करो ये मैंने बना दिया ये, ठीक है। अब इस ग्राफ को अगर देख के आपसे पूछा जाए कि बताओ कि कितने इस जगह पे आपके जो हैं नोड्स हैं, तो आपने देखा यहाँ पे एक जगह पे टच किया, तो नोड्स कितने हो गए भैया, 1। यहाँ पे कितनी जगह टच किया, 1 and 1 2। अगर यहाँ पे टच, ये टच किया नहीं है एक्चुअली, याद रखना, दो जगह पे टच किया, तो नोड्स क्या बोलोगे इस जगह पे, 2। तो इस तरह से जितने जितने आपको ग्राफ दिखते चले जाएंगे, चाहे वो 1s का हो, 2p का हो, 3px का हो, जैसे 2px कोई पूछे, 2p के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं, तो तुरंत बोलोगे सर 2p के लिए नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे n-1, 2 - 1 1। तो ये मैंने 2p लिख दिया। तो देखो तो कहां पे टच किया, सिर्फ एक जगह पे, नंबर ऑफ नोड्स 1। अब कोई पूछे 3p के लिए सर नंबर ऑफ नोड्स बताओ, तो 3p के लिए नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू क्या होता है, 3n - 1, यानी 3 - 1,
ठीक है, 3 - 1 मतलब क्या हो जाएगा भैया, नंबर ऑफ नोड्स, पार्डन, वेट फॉर अ मोमेंट, हैंग कर गया, थोड़ा सा वेट कीजिए।